बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पेस अटैक इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक में टॉप पर है। अगरचे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के 3 अहम रुकन हैं, लेकिन सबकी नज़रें ज़्यादातर शाहीन शाह अफरीदी पर मरकूज रहती हैं और फिर नसीम शाह बकिया कसर पूरी करते हैं। रही सही हिम्मत, हारिस रऊफ अपनी तेज़ गेंदों से तोड़ देते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 5 मैचों से हारिस रऊफ ने तो तमाम तवज्जो अपनी ही जानिब मबजूल करवा ली है। टीमें शाहीन शाह अफरीदी से निमटने की तैयारी करती हैं और मेला हारिस रऊफ लूट कर ले जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मरहले मैच में भी हारिस रऊफ की तेज़ गेंदें बांग्लादेशी बल्लेबाजों के औसान खता कर गई। हारिस रऊफ ने आखिरी 5 मैचों में 11.35 की औसत से 14 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया है, जिसमें 1 मरतबा 5 और 1 मरतबा 4 विकेटों की कारकर्दगी शामिल है। हारिस रऊफ ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे करियर के 27वें मुकाबले में मोहम्मद नईम को आउट करके एक रोज़ा क्रिकेट में अपनी विकेटों की निफ सेंचुरी मुकम्मल की। मोहम्मद हारिस ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 ओवर्स कराए, 3.16 की इकॉनमी से सिर्फ 19 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। हारिस की शानदार बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेश बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रहा। एशिया कप 2023 सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश की जल्द विकेटें गिर जाने के बावजूद कप्तान शकीब उल हसन और साबिक कप्तान विकेटकीपर मुशफ़िक़ उर रहीम ने 100 रन की शराकत कायम की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक करते हुए बांग्लादेश की टीम को 38.4 ओवर के खेल में 193 रन पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 194 रन का हदफ मिला और पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 39.3 ओवर्स के खेल में हासिल कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान एक बार फिर बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। बाबर आजम की भी तस्कीन अहमद की गेंद पर छुट्टी हो गई, तो इस मौके पर इमाम उल हक और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 85 रन की जिम्मेदाराना शराकत बनाकर पाकिस्तान को फतह दिलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। एक ऐसे वक्त में जब फ़खर जमान मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, इनिंग के अच्छे आगाज़ का उन पर दबाव है, ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, जिसे इमाम उल हक की शानदार कारकर्दगी से ताबीर किया जा सकता है, उनकी कोशिश को सराहा जा सकता है। अफ़गानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ में 55 की औसत से 165 रन स्कोर करने वाले इमाम उल हक मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए थे, लेकिन एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ उसे 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत के खिलाफ बारिश की वजह से उनको बल्लेबाजी का मौका मिल नहीं सका। मगर फ़खर जमान के आउट होने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ इमाम उल हक ने नपी तुली और अच्छी बॉलिंग का डटकर मुकाबला किया और पहले कप्तान बाबर आजम के साथ शराकत बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने जल्द उनका साथ छोड़ दिया, तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हमरा वो विकेट पर जमे रहे। इमाम उल हक ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 78 रन की उम्दा इनिंग खेली। उन्होंने 92.85 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए, जो टीम के बाकी खिलाड़ियों से बेहतर रहा। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को फतह दिलवाने में ओपनर इमाम उल हक के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का भी कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ज़्यादातर उस वक्त क्रीज पर आते हैं जब पाकिस्तान टीम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होती है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 67 रन की इनिंग की बदौलत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ भी बाबर आजम के साथ 86 रन की कीमती शराकत बनाई थी, लेकिन उस मैच में वो बदकिस्मत रहे थे और रन आउट हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ भी मोहम्मद रिजवान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम को सहारा दिया और इमाम उल हक के आउट होने के बाद मैच फिनिश करते हुए कौमी टीम को फातेह बना गए। मुसलसल तनकीद की जद में रहने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश के खिलाफ 79 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन स्कोर किए और वनडे क्रिकेट में अपनी 11वीं निफ सेंचुरी मुकम्मल की। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की मौजूदा फॉर्म यकीनन भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में उनके लिए एतमाद का सबब बनेगी और वो भारतीय सरजमीन पर भी पाकिस्तान को फतेह बनवाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीज़न के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक सीज़न में 60 टूर्नामेंट शामिल हैं। सीज़न का आगाज़ 10 सितंबर को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 8 रीजनल टीमें शिरकत करेंगी। कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल की मेज़बानी 22 से 26 तक करेगा। ग्रेड 2 टूर्नामेंट हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में 10 रीजनल टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में रखा गया है। हर ग्रुप की 2 सरफ़हरिस्त टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 4 की टॉप टीम आइंदा साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई करेगी। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के मुकाबले मीरपुर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और रहीम यार खान में मुनक़्क़िद होंगे। पाकिस्तान कप और हनीफ मोहम्मद कप 1 नवंबर से शुरू होगा।
पाकिस्तान कप के मुकाबले एबटाबाद और रावलपिंडी हनीफ मोहम्मद कप आज़ाद जम्मू कश्मीर, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान में मुनक्किद होगा। नेशनल T20 कप कराची में 24 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। पहले मरहले में 18 रीजनल टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए मुकाबला करेंगी। नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप और नेशनल अंडर 19 कप 15 सितंबर से 13 नवंबर तक मुनक्किद होंगे। महकमों का टूर्नामेंट शेड्यूल का ऐलान इस हवाले से बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीज़न का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को रीजन की टीमों में बहैसियत मेहमान खिलाड़ी खिलाने के हवाले से इजाज़त दे दी गई है। और रोज़नामा जंग के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब की ये स्टोरी, जिसके मुताबिक हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब ग्रेड 2 टूर्नामेंट की टीमें कमज़ोर हो जाएंगी। जिन रीजन के खिलाड़ियों को बतौर मेहमान खिलाड़ी की हैसियत से दूसरे रीजन की टीमों में शामिल किया गया है, उनके कोचेज़ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, ये जो तजवीज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आई है या इस तजवीज़ के पीछे कोई और अवामिल कार फरमा है? देखिए, यह चूँकि क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट है और सारे कवानीन और पूरा जो उसका बायलॉज हैं वो क्रिकेट बोर्ड ही बनाता है, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से तजवीज़ आई होगी। लेकिन दो जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़, वो भी टेक्निकल कमेटी में यकीनी तौर पर उन्होंने भी इनपुट दिया होगा। अब देखें, गेस्ट प्लेयर खिलाने में वैसे तो कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर वन, जिस तरह सियालकोट की टीम है, सियालकोट इतना बड़ा रीजन है कि सियालकोट को तो आपको वैसे ही फर्स्ट क्लास में रखना चाहिए था। सियालकोट को आपने ग्रेड 2 में डाल दिया है। अब कराची, जिसकी आबादी तकरीबन 3-3.5 करोड़ है, अब जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कराची की। अब अगर लाड़काना के शाहनवाज धानी कराची से खेल रहे हैं, नुमान अली और मोहम्मद हसनैन हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, वो कराची से खेल रहे हैं, तो जो कराची के अपने लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे? मुझे याद है कि लेट 80s में कराची की 2 टीमें फर्स्ट क्लास खेलती थी, एक ग्रेड 2 खेलती थी, लेकिन उसके बावजूद कहते थे कि कराची का इतना टैलेंट है कि कराची के लड़कों को मौका नहीं मिल रहा। इसी तरह दूसरे शहर, अब जिस तरह मोहम्मद अब्बास वगैरह हैं, सुना है कि वो तो कह रहे हैं कि हम ग्रेड 2 सियालकोट से इसलिए खेलेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम क्वालिफाई कर जाए। अब जिन जिन टीमों के मेन प्लेयर आपने एज ए गेस्ट प्लेयर फर्स्ट क्लास टीमों में डाल दिए हैं, वो टीमें तो कमज़ोर हो गई। तो इसका मतलब हनीफ मोहम्मद, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बड़ा आइकॉन, उसके नाम से आप ग्रेड 2 टूर्नामेंट करवा रहे हैं और ग्रेड 2 की कमज़ोर टीमें जिसमें मेन प्लेयर शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर खानापुरी के लिए ग्रेड 2 टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, तो फिर वो जो रेलीगेशन और प्रमोशन वाला जो सिस्टम है उसका मतलब है कि जिस टीम के पास कुछ अच्छे प्लेयर होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगी, और जिन टीमों के गेस्ट प्लेयर बड़ी टीमों में चले गए वो टीमें कमज़ोर हो गई हैं ग्रेड 2 की। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन का जो व्हाट्सएप है वो इस वक्त जनाब अनगिनत पैगामात से भरा हुआ है और उसमें यही कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ज़्यादती की जा रही है, जिस रीजन का खिलाड़ी है उसको नहीं खिलाया जा रहा और दूसरे रीजन के खिलाड़ी को मेहमान खिलाड़ी की हैसियत से खिलाया जा रहा है। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब की जो स्टोरी है वो इस बात का खुलासा कर रही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है और जो हकदार खिलाड़ी है और वो जनाब टीम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया कानून, उसके मुताबिक आप मेहमान खिलाड़ी को खिला सकते हैं और जो मैनेजमेंट है वो तो चाहेगी कि बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हों, और वो क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम कमज़ोर हो? क्या ख्याल है माजिद भट्टी साहब आपका? जी हाँ, बिल्कुल, वो तो यही चाहेंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर ज़रूरत नहीं थी तो ग्रेड 2 टूर्नामेंट जो है वो पीसीबी ना करवाता। अब फाटा एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई गेस्ट प्लेयर नहीं है, बाकी जो 7 रीजन हैं उनमें गेस्ट प्लेयर शामिल हैं, तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आई। या तो फिर आप गोल्ड और सिल्वर की, जिस तरह पीएसएल में एक वो होता है कि ये प्लेयर गोल्ड कैटेगरी का है, ये सिल्वर कैटेगरी का है, वो कैटेगरी रखते हैं। लेकिन अब कराची की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि कराची की आपने एक टीम रखी है, लाहौर की 2 टीमें रखी हैं। तो अब लाहौर में अगर आप जो दूसरी टीम है, एक टीम में तो मैंने देखा कि अहमद शहजाद, उमर अकमल दोनों हैं, जो दूसरी टीम है उसमें ज़्यादातर गैर मारूफ खिलाड़ी हैं। तो ये अगर गेस्ट प्लेयर आपने डालने थे तो उन टीमों को बैलेंस
करने की ज़रूरत थी। कराची की टीम में तो ऑलरेडी सरफराज अहमद, असद शफीक, साइम अयूब, सऊद शकील, शान मसूद, ये इतने बड़े बड़े नाम, अनवर अली, ये कराची की टीम में मौजूद थे। तो मेरा नहीं ख्याल कराची की टीम को गेस्ट प्लेयरों की ज़रूरत थी। इसी तरह मुल्तान की टीम आप देख लें, वहाँ भी गेस्ट प्लेयर मौजूद हैं। तो ये जो ग्रेड 2 की टीमें हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत इससे मुतासिर होंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी नदीम खान को कल ही डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट का लेटर मिला है, तो नदीम खान को चाहिए कि उन्होंने अब अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी है, वो इस तरफ देखें। क्योंकि कुछ अरसे पहले तक तो जुनैद ज़िया जो थे वो कायम मकाम डायरेक्टर थे, वो शॉट्स खेल रहे थे। तो ये जो ऐसा मामला है जिसमें रीजन भी एतराज़ कर रहे हैं, कुछ कोचेज़ भी नाराज़ हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि टीमें जो हैं वो बैलेंस होकर पार्टिसिपेट कर सकें डोमेस्टिक क्रिकेट। ये जो सारे तजुर्बात हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कहा जा रहा है कि जुनैद ज़िया साहब ये सारे तजुर्बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने ये कहानी सामने आई है कि मिसबाहुल हक साहब जो कि क्रिकेट कमेटी टेक्निकल कमेटी को देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि जी मुझे तो कुछ नहीं पता, और ये सब कुछ डोमेस्टिक के जो मामलात हैं वो जुनैद ज़िया देख रहे थे। तो जुनैद ज़िया जो हैं उन्होंने ये फ़ैसले किए। अब नदीम खान आए हैं, आपको लगता है कि तब्दीली होगी? क्योंकि नदीम खान ने डायरेक्टर का चार्ज लेने से पहले कंसल्टेंट की हैसियत से भी काम किया। जी हाँ, तकरीबन 1-1.5 महीना वो कंसल्टेंट रहे। लेकिन देखें, मिसबाहुल हक इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का नाम है कि अगर मिसबाहुल हक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाकर पीसीबी ने बार बार उसकी तशहीर की, और अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर खामियां सामने आ रही हैं, तो फिर तो मिसबाहुल हक को चाहिए कि इन लोगों को बिठाएं, पीसीबी के अफसरान को, और जो कोताहियाँ हैं उनको दूर किया जाए। वरना वही होगा जो हमारे एक आम पाकिस्तान के निज़ाम में है कि कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करती है। तो क्रिकेट में भी लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है वो सारे मामलात चला रही है, और वहाँ पर कोचेज़ भी बेबस हैं, और रीजन के जो सरबराह हैं वो भी कहते हैं कि ये हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हमने तो पीसीबी को तजवीज़ दी थी कि ये ना करें, लेकिन पीसीबी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो जुनैद ज़िया ख़ुद भी क्रिकेटर रहे हैं, नदीम खान टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनको भी चाहिए कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो गलती को मान लेना और गलती को दूर कर देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप नहीं समझते कि जो पावर का मंबा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ साहब हैं, जिनके और बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर उनको चैलेंजेस का सामना है, लेकिन ये जो रीजन के मामलात हैं उनके लिए अहमियत के हामिल हैं कि अगर किसी को शिकायत है तो मदावा चौधरी ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से करना चाहिए। और जिस नुक्ते की जानिब, जिस मसले की जानिब आप निशानदही कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट करीब आ रहा है, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो चौधरी ज़का अशरफ साहब आपको लगता है कि इस तमाम सूरत हाल में नदीम खान को जो है कोई टास्क देंगे या नदीम खान इसमें कोई तब्दीली लेकर आएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि ज़का साहब शायद लाइल्म है इस पूरे मामले से, वरना पीसीबी में अगर इलेक्शन होते हैं, अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बीओजी में रीजन के लोग ही आएंगे, तो रीजन को तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मीडिया जब इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, कल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बात की, यूट्यूबर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़का साहब को चाहिए कि इस मामले को देखें, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम उनके दौर में होगा तो ज़ाहिर है उसका क्रेडिट भी उनको मिलेगा, लेकिन अगर उनके दौर में कोई गलत काम नीचे वाले अफसरान कर गए तो डिसक्रेडिट भी उनके हिस्से में जाएगा। लिहाजा मेरा तो ख्याल है कि ज़का साहब को चाहिए कि इस बारे में एक्शन लें और मीटिंग करें। आजकल तो देखें, मीटिंग में आपको फिज़िकल बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हाईटेक दौर है, आप वीडियो लिंक पर रीजन के लोगों को भी बुला लें, कोचेज़ को भी बुला लें, पीसीबी के अफसरान को भी बुला लें और पूछें कि ये मामला क्या है। क्योंकि अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद ही गलत होगी, हमने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहाल कर दिया, अब देखें ना, अभी जो डिपार्टमेंट्स का ऐलान हुआ उसमें भी कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट की टीम कम है, तो 7 टीमें डिपार्टमेंट की, 8वीं टीम भी नहीं मिल रही। तो डिपार्टमेंट्स में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इशू आ रहा है ना। हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने की तो बहुत बात करते रहे, लेकिन अब डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी चैलेंजेस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शहरग है, अगर वहाँ कमज़ोरियाँ हुई तो हमारा सिस्टम मज़ीद ख़राब होगा। मेरे ख्याल में ज़का साहब को इस जानिब तवज्जो देने के लिए फ़ौरी तौर पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है।
बहुत शुक्रिया। रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट के एक अहम मसले की जानिब निशानदेही कर रहे थे और ये बात भी कर रहे थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़क्का अशरफ साहब को फिलफौर इस तमाम सूरत हाल का नोटिस देना चाहिए और रीजन के मामलात को देख कर उनके मसाइल को हल करना चाहिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।